अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, योर फिज़िक्स टीचर। हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारी लास्ट डिस्कशन चल रही थी लेंथ की मेजरमेंट के बारे में। हम लोगों ने समझा कि जब आपको लेंथ मेजर करनी हो कुछ मीटर्स तक, तो आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो वो होता है मीटर रूल या मेजरिंग टेप। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ इस तरह की मेजरमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ योर मार्कर, या किसी पेन की थिकनेस मेजर करनी है, जिसको हम जनरली जो है वो डायामीटर का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थिकनेस एक मेटल शीट की फाइंड करनी पड़े या डायामीटर फाइंड करना पड़े किसी तार का, सिंपली यू वांट टू मेजर द डायामीटर ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, तो देखिएगा इस तरह के जो मेजरमेंट्स है ना, इनको आप सिंपल जो मीटर रूल है उसको इस्तेमाल करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेजरमेंट्स छोटी होती हैं और मीटर रूल का लीस्ट काउंट बड़ा होता है, तो आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं हो पाएगी। इवन दैट आप जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट हम लोग समझ चुके हैं जिसका नाम मेजरिंग टेप था, आप मेजरिंग टेप को भी यूज करके इस तरह की मेजरमेंट्स को नहीं कर सकते हो। सो दैट इज अ प्रॉब्लम कि इस तरह की मेजरमेंट्स के लिए अब हमें कोई नया इंस्ट्रूमेंट समझना पड़ेगा, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम इस तरह की छोटी मेजरमेंट्स जो है वो प्रिसाइजली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने इस तरह की मेजरमेंट्स करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना सीखना है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर एक कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, चलिए समझते हैं। इट इज़ अ हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट used to measure the length down to 1/10, which is equals to 0.1 millimeter. यहाँ एक बात जो है वो हमने नोट करनी है, यहाँ स्पेसिफिकली 0.1 मिलीमीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो 0.1 मिलीमीटर है उससे छोटी अगर मेजरमेंट हम करना चाहें तो उसके लिए फिर वर्नियर कैलिपर भी एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी 0.1 मिलीमीटर तक की रीडिंग अगर छोटी हमें करना है तो हम वर्नियर कैलिपर को यूज करेंगे। यहाँ स्टूडेंट एक छोटा सा रिकॉल है, अगर आपको याद हो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग है वो 0.1 मिलीमीटर तक पॉसिबल है। तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब होगा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज बेसिकली 0.1 मिलीमीटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, एक ही बात होगी। तो जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है और हम इसको सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लीस्ट काउंट है जो वर्नियर कैलिपर है वो बेसिकली दिखने में कैसा होता है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए एक दफ़ा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर देखने में कैसा होता है और इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डायग्राम जो कि आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो। ये वाली डायग्राम जो है वो वर्नियर कैलिपर की आपके पास गिवन है। इस तरह का वर्नियर कैलिपर हमारी जो लैब्स हैं इसमें अवेलेबल होता है। स्टूडेंट, सबसे पहला और जो मेन पार्ट है वो ये मेन स्केल होता है। अच्छा, अगर आप इस मेन स्केल के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिविजन्स हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। यानी यहाँ जो एक ये वाली लाइन और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इनके दरमियान पूरा 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यानी 11 से 12 तक 1 सेंटीमीटर है। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टिल 12।
तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर्स, टोटल कितने हैं सेंटीमीटर्स में 12। लेकिन उसके अलावा आपको स्टूडेंट्स इसमें छोटी डिविजन्स भी तो नज़र आ रही हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर ये जो छोटी डिवीजन है ना, एक ये वाली डिवीजन और एक ये वाली डिवीजन, इनके दरमियान का जो टोटल गैप है ना वो 1 मिलीमीटर का गैप है। मीन्स जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल के ऊपर है वो कितनी है 1 मिलीमीटर। 9 से 10 तक 1 सेंटीमीटर होगा और उसके दरमियान टोटल 10 डिवीजन्स होंगी, यानी एक एक मिलीमीटर की एक एक डिवीजन। तो 9 से 10 तक टोटल 10 मिलीमीटर्स की डिवीजन्स होंगी, जो कि 1 मिलीमीटर बेसिकली इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से 9 से 10 तक 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 9 से 10 तक टोटल 10 मिलीमीटर कंप्लीट हो जाएंगे और जो यहाँ से यहाँ तक है वो 1 सेंटीमीटर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इट मीन्स कि जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो बड़ी डिवीजन्स हैं वो सेंटीमीटर्स में है और जो स्मॉलर डिवीजन्स हैं वो मिलीमीटर्स में है, और सबसे छोटी डिवीजन जो मेन स्केल के ऊपर है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स जो दूसरा इसका मेन पार्ट है वो होता है वर्नियर स्केल, जिसका दूसरा नाम स्लाइडिंग स्केल भी होता है। इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला एक स्केल दिख रहा होगा, ये वाला, ये एक पार्ट है जिसका नाम है वर्नियर स्केल। और इस वर्नियर स्केल के ऊपर भी आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो क्योंकि यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाली डिवीजन है ये तो ज़ीरो होगी ना, तो ज़ीरो से यहाँ तक आपकी टोटल 10 डिविजन्स कंप्लीट हो गई। ज़ीरो से लेके यहाँ तक कितनी डिविजन्स होंगी 10 डिविजन्स होंगी। अच्छा, अब एक चीज़ जो समझनी है हमने वो ये है कि ये वाला जो स्केल है ना स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको ना एक यहाँ पर ये एक स्क्रू क्लैंप देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर आप इस स्क्रू क्लैंप को इस तरीके से घुमाओगे, इस तरफ को रोटेट करवाते हो, तो ये वाला स्क्रू क्लैंप इस वर्नियर स्केल के साथ अटैच है। जब आप इसको इस तरीके से घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला जो वर्नियर स्केल है ये इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता हुआ इस तरफ को मूव करेगा, और जब आप इसको यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, इस तरफ को घुमाओगे, तो ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता हुआ इस तरफ को मूव करेगा। तो इस वजह से इस जो वर्नियर स्केल है इसका हम दूसरा नाम जो रखते हैं दैट इज स्लाइडिंग स्केल। इसका दूसरा नाम हम क्या डिसाइड करते हैं, स्लाइडिंग स्केल। ये जो स्लाइडिंग या वर्नियर स्केल था इसकी जो टोटल लेंथ होती है ये 9 मिलीमीटर होती है। मीन्स अगर आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये ज़ीरो से लेके ये वाला जो फर्स्ट लाइन थी, ज़ीरो वाली लाइन, यहाँ से लेके इस लाइन तक जहाँ पे हमने 10 मेंशन किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 मिलीमीटर की जो है वो लेंथ होगी। और उस टोटल 9 मिलीमीटर की लेंथ को फर्दर जो है वो डिवाइड किया हुआ है हमने 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो फिर से सुनिएगा, 9 मिलीमीटर टोटल वर्नियर स्केल की लेंथ है जिसको हमने हर एक बेसिकली जो ये एक 9 मिलीमीटर है इसको टोटल 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी जो वर्नियर स्केल के ऊपर दो इस तरह से लाइंस लगी हुई हैं जो एक दूसरे की एडजेसेंट लाइंस हैं, उनके दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है, तो वो बड़ी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि टोटल स्केल 9 मिलीमीटर का है और 10 डिवीजन्स हैं उसके ऊपर, तो 9 को 10 के साथ डिवाइड करने से आंसर आपके पास आ गया 0.9 मिलीमीटर। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है 0.9
9 मिलीमीटर। सो लेट्स हैव अ लुक कि इस स्केल के ऊपर जो वर्नियर स्केल है, जो ये वाला स्केल है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो एक लाइन और दूसरी लाइन यानी वन डिवीजन एंड द सेकंड डिवीजन, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है वो 0.9 मिलीमीटर होगा। ऐसे ये भी 0.9, ये भी 0. वो सारे मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन्स कंप्लीट होने पर 9 मिलीमीटर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि जो एक डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो 0.9 मिलीमीटर किस तरीके से होती है। स्टूडेंट्स, ये उसके बाकी के पार्ट्स हैं। इनसाइड जॉज, ये वाले जो जाज हैं इनको इनसाइड जाज का नाम दिया जाता है, यानी सी और डी ये इनसाइड जॉज हैं, ये ए और बी आउटसाइड जाज हैं। दिस इज टेल। ये जो टेल होती है स्टूडेंट्स, ये इस वर्नियर स्केल के साथ अटैच होती है, यानी जब इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करवाएंगे हम राइट साइड पे, तो ये टेल मेन स्केल के पीछे से बाहर को निकलेगी, और जब ये वर्नियर स्केल वापस इस तरफ लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ये टेल क्योंकि इसके साथ अटैच है तो ये भी वापस मेन स्केल के पीछे चली जाएगी। तो इस तरीके से ये इसके साथ अटैच होती है। और स्क्रू क्लैंप हम समझ चुके हैं, ये इस वर्नियर स्केल को मूव करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाली जो दो इनसाइड जाज और आउटसाइड जाज हैं प्लस दिस वन द टेल वाली, ये तीन जो हमारे पार्ट्स हैं इस वर्नियर कैलिपर के, इनका ये नाम क्यों रखा गया इनसाइड आउटसाइड जाज और इन तीनों का यूज किया, ये हम जब हम इसका यूज समझेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी हम बात करेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट LC, लीस्ट काउंट जो कि हमने डिसाइड कर रखा है, वो बेसिकली जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लिस्ट काउंट फाइंड करने के दो तरीके हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड ये है कि जो मेन स्केल पर एक डिवीजन है, वन मेन स्केल डिवीजन, इसमें से माइनस कर दीजिए एक वर्नियर स्केल की डिवीजन को। दिस इज द फार्मूला, द फर्स्ट फार्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। अब वन मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होती है और वन वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर होती है। हम ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं एक दफ़ा आप लोगों को शो कर देता हूँ। एक जो मेन स्केल डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर होती है। तो हम लोगों ने जस्ट वो जो वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने बनाई हैं वर्नियर स्केल डिवीजन और जो है वो मेन स्केल डिवीजन है, उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1 मिलीमीटर। अब ये जो 0.1 मिलीमीटर है दैट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने इस डिस्कशन के स्टार्ट पर भी बना के चेक किया था कि लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 मिलीमीटर। आई होप यू गॉट इट। अब हम इसका जो सेकंड मेथड है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का, एक और भी तरीका होता है, उसको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is the second formula to find the least count. You have to divide one main scale division with the total vernier scale division. अब अगर आप देखें यहाँ पर तो जो टोटल वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं वो 10 हैं। तो हम यहाँ टोटल वर्नियर स्केल डिविजन्स को 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो एक मेन स्केल की डिवीजन है, वन मेन स्केल डिवीजन दैट इज़ 1 मिलीमीटर, यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं। तो हम इन दोनों को जो है वो यूज़ करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो आपको जो सिंपली काम करना है दैट इज़ 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वंस अगेन जो आंसर है वो क्या आएगा
0.1 मिलीमीटर। दिस इज योर लीस्ट काउंट। तो चाहे आप इस तरीके से फाइंड कर लें, चाहे आप यूं फाइंड कर लें। जो हमारा मेन या जो सिंपल ज़्यादातर अवेलेबल होता है वर्नियर कैलिपर हमारे लैब्स के अंदर, उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। चाहे आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करें, चाहे आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करें, आंसर सेम आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे वर्नियर स्केल जो है वो वैसे तो हमें आइडिया हो चुका होगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू कि जो वर्नियर कैलिपर है इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। जनरली हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं किसी चीज़ की थिकनेस फाइंड करने के लिए। लेट्स से आप किसी भी कॉपर वायर है आपके पास, उसकी थिकनेस फाइंड करना चाहते हो, थोड़ी मोटी कॉपर की वायर है, या कोई आपके पास थोड़ा मोटा मेटल की शीट है, उसकी थिकनेस फाइंड करना चाहते हो। डायामीटर फाइंड करना चाहते हो आप। अब डायामीटर दो हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल डायामीटर, एक होता है एक्सटर्नल डायामीटर। वी विल डिस्कस इट लेटर। फिर आप किसी चीज़ की विड्थ फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्लास और अ कप, you have a glass or a cup and you want to find the depth of that glass or cup, you can use the vernier caliper to find it। तो इसके अलावा भी कुछ यूजेस हो सकते हैं इसके, बट जनरली हम इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। इसके अलावा रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर लें, फिर उस रेडियस की वैल्यू को यूज़ करके चाहे आप जो मर्जी फाइंड करते, लाइक आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो एक सफ़ेयर का, आप सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, एंड सो ऑन। बट द जनरल थिंग इज हम इन चीज़ों को जो है वो फाइंड कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके। So students, as we discussed earlier, outside the jars A and B, these are used to measure the diameter, the outside diameter or the external diameter of the object. Used to measure the external diameter of an object. तो चलिए समझते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट को इन आउटसाइड जार्स यानी ए और बी जार्स के अंदर एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए प्लेस करोगे। सो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर आपको मेजर करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को इस जगह पर इस ए और बी जार के अंदर यहाँ पे प्लेस करोगे। करना आपको ये है कि पहले इस स्क्रू क्लैंप को मूव कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो आपका वर्नियर स्केल है ये इस तरफ मूव करेगा ताकि इसकी ओपनिंग ज़्यादा हो सके। आप उस ऑब्जेक्ट को जिसका आप मेजर करना चाहते हो एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ, कोई भी चीज़ बाहर से जिसकी चीज़ की लेंथ या एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना चाहते हो, आप उसको इसके दरमियान प्लेस करोगे। देन आपको वापस इस स्क्रू क्लैंप को जो गिवन है यहाँ पर, जो कि इस वर्नियर स्केल के साथ अटैच है, इसको आपने दोबारा घुमाना है इस तरीके से, और ये वापस जो है वो इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा इस तरीके से कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसके जो एजेस है ना वो बिल्कुल इस तरीके से इस जो जार्स गिवन है इनके साथ अटैच हो जाए। इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, अदरवाइज जो ये वर्नियर कैलिपर है इसमें ज़ीरो एरर आ सकता है, वो भी हम समझेंगे कि वो क्या होता है। एंड सेकेंडली, अगर ये ग्लास का ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उसके टूटने के भी चांसेस हैं। सो जेंटली आपको इसको आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको टाइट करना है कि बस उसके जो एक्सटर्नल पार्ट है जो ऑब्जेक्ट का, वो इस वर्नियर कैलिपर के आउटसाइड जार्स ए और बी के साथ टच होने लग जाए। तो दिखने में फिर ये सिचुएशन कैसी होगी वो एक दफ़ा हम देख लेते हैं। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब आप उस ए और बी जार को स्क्रू क्लैंप की मदद से बंद कर दोगे, तो लेट्स से आप इस ग्लास के एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना चाह रहे थे, तो ये और ये इसके एजेस जो है ना, एक्सटर्नल एजेस जो इस ग्लास के हैं वो इस ए और बी के साथ इस तरीके से मिल जाएंगे। तो अब इस ग्लास की एक्सटर्नल डायमीटर की मेजरमेंट आप आसानी से कर सकते हो। Let's talk about the inside jaws C and D. These jaws are used to measure the internal diameter of the object.
तो मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, कोई बीकर है, कोई भी चीज़ है और उसका आप इंटरनल डायामीटर मेजर करना चाहते हो, तो फिर आपको इनसाइड जार्स को ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने की, आउटसाइड जार्स तब यूज़ नहीं होंगे। चलिए समझते हैं अब आपको क्या करना होगा। आप सबसे पहले तो इस वर्नियर स्केल को जो है वो इस तरीके से बंद करेंगे ताकि ये जो जार्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएं। फिर आप जिस ग्लास या बीकर का इंटरनल डायामीटर मेजर करना चाहते हो, इन जार्स को उस बीकर के अंदर रख के आप यहाँ से स्क्रू की मदद से इसको ओपन करोगे। अब आपने इतना ओपन कर देना है कि जो आपका बीकर है, लेट से वो इस तरीके से था बीकर आपका, यूं, तो जो बीकर है उसके जो इंटरनल एजेस हैं उसके साथ ये वाले जो इनसाइड जार्स हैं वो टच हो जाएं। आपने इसको इतना खोल देना है कि वो इसके साथ टच हो जाए। जेंटली इसको खोल के इसके साथ टच कर दीजिएगा ताकि आप इंटरनली इस चीज़ की, जो भी ये बीकर है, ग्लास है, कोई भी चीज़ है, उसका इंटरनल डायमीटर आप आसानी से फाइंड कर सको। तो देखते हैं ये अगर आप इस तरीके से प्लेस कर दो ऑब्जेक्ट इसके अंदर तो वो किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों जार्स इस तरीके से इस बीकर के जो एजेस हैं उसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पर इस तरीके से जो है वो आप इनको प्लेस करोगे और इनके साथ इसको जोड़ दोगे। फिर आप आसानी से इस बीकर की जो इंटरनल डायामीटर है उसको मेजर कर सको। थर्ड पार्ट इज टेल दैट इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास कोई ग्लास, कोई बीकर, कोई भी चीज़ है, आप उसकी डेप्थ फाइंड करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको टेल यूज़ करनी पड़ेगी। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आप किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करना चाहते हो तो जो टेल वाला पार्ट है इसको यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस जो वर्नियर स्केल है इसको आपने पूरा अच्छे से बंद कर देना है। देन आपने जब इसको स्लोली ओपन करना है तो ये टेल इसके पीछे से यूं बाहर निकलेगी। आप क्या करोगे, इस टेल को आप जिस ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड करना चाहते हो उसकी जो बॉटम साइड है उसके साथ प्लेस करोगे और जो ये एज है ये उसके जो आपका जो लेट से ग्लास है या बीकर है उसका जो ऊपर वाला किनारा है ये उसके साथ टच करेगा। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है और आप उसकी डेप्थ फाइंड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो ये टेल है उस ग्लास का जो बॉटम साइड है उसके साथ टच करोगे और जो उसका ऊपर वाला एज है वो इस चीज़ के साथ टच हो रहा होगा। तो मीन्स ये टेल इस वक्त जितनी इस मेन स्केल से के बैक साइड से आउट हो चुकी है, इसकी जो टेल है वो इस ग्लास की टोटल डेप्थ को डिफाइन करेगी। तो इस तरीके से अगर आप अरेंज करते हो एक वर्नियर कैलिपर की टेल को किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को फाइंड करने के लिए, तो इसकी अरेंजमेंट कुछ देखने में इस तरीके की होगी। यानी इस जगह से जो ये वाला मेन स्केल का एज है वो इस बीकर की ऊपर वाले जो एज है उसके साथ टच हो रहा है और जो ये इसकी टेल है ये नीचे से जाके इस जो बीकर है इसका जो बॉटम साइड है जो पेंदा उसके साथ टच हो रही होगी। तो आपको इस तरीके से अपनी इस जो वर्नियर कैलिपर की जो टेल है उसको इस बीकर के अंदर जो है वो प्लेस करना है ताकि उसकी डेप्थ को फाइंड कर सको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि आप चाहे एक्सटर्नल डायमीटर, चाहे इंटरनल डायमीटर या चाहे किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड कर रहे हो तो इन तीनों सिचुएशंस में से किसी भी एक सिचुएशन के अंदर आप बात कर लें, सब में सेम तरीके से मेजरमेंट लेने का तरीका होगा। जब भी आप किसी तरह की मेजरमेंट लेने लगोगे तो ये वर्नियर स्केल जो है ये इस मेन स्केल के ऊपर किसी एक खास पॉइंट पर आके रुक जाएगा। अब जब वो किसी एक खास पॉइंट पर आके रुकेगा तो उस वक्त आपको उस जगह पर उस वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की रीडिंग्स को नोट करके एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी होती है जो कि आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर या किसी चीज़ की डेप्थ हो सकती है। तो तीनों में सेम होगा क्योंकि किसी एक पोजीशन पर आके वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके बस रीडिंग को नोट कर लीजिए तो आपके पास तीनों में से कोई सी चीज़ जो आप फाइंड करना चाह रहे थे वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। In the calculation, the first step is identify the least count of the vernier caliper. We already have done it. The least count of the vernier caliper that we are
majorly using in our labs. The least count is 0.1 millimeter. The second step is to find the reading of main scale. जहाँ पर आके आपने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद जिसकी आप डेप्थ या आप एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर फाइंड कर रहे थे, उसको आपने उस वर्नियर कैलिपर के साथ अरेंज करके एक जगह पर जो वर्नियर स्केल है उसको सेट कर लिया। देन अब आपको सेकंड स्टेप के अंदर जो काम करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद, वो है मेन स्केल रीडिंग फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप जिस चीज़ की मर्जी मेजरमेंट कर रहे हो, जब आप अरेंज कर लोगे वर्नियर स्केल और मेन स्केल को, तो आपके पास जो उस सिचुएशन के अंदर उस वर्नियर कैलिपर के ऊपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल नज़र आ रहे होंगे, वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो अब हमारा कंसर्न वर्नियर कैलिपर के सिर्फ इस पार्ट के साथ है, क्योंकि इसके अंदर से अब हमने रीडिंग नोट करनी है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, वंस अगेन, दिस इज़ द वर्नियर स्केल एंड दिस वन इज़ मेन स्केल। वर्नियर स्केल के अंदर यहाँ पे जो एक छोटा सा ओपनिंग एरिया है, उसके अंदर से नीचे से हमें वर्नियर स्केल का वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब अगर आपको मेन स्केल की रीडिंग काउंट करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे? बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, हम ये चेक करेंगे कि जो ये वर्नियर स्केल की ये फर्स्ट लाइन है जो कि 0 को इंडिकेट करती है, इस 0 वाली जो लाइन है उससे पीछे, इस 0 वाली लाइन से पीछे वाली ऐसी कौन सी मेन स्केल की लाइन थी जो कि कंप्लीटली आपको दिख रही है? तो यहाँ अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है ना मेन स्केल की, ये वाली इस 0 से आगे है, ये इससे पीछे नहीं है। ये वाली जो लाइन है ये इससे पीछे है, मीन्स ये 0 मेन स्केल के 2 सेंटीमीटर वाली लाइन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन 2.1 सेंटीमीटर वाली लाइन को अभी इसने टच भी नहीं किया। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? ये वाली जो पीछे एक नंबर पीछे वाला होल नंबर आएगा, जो कि लाइन ऑलरेडी ये 0 वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की जिस लाइन को क्रॉस कर चुका है, वो इसकी रीडिंग होगी। तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये 2 और 3 ये सेंटीमीटर्स हैं, तो 2 सेंटीमीटर बेसिकली मेन स्केल की रीडिंग होगी। स्टूडेंट्स, मेन स्केल की रीडिंग को लेट से हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर थी। अब हम मिलीमीटर्स के अंदर वैल्यू को जो है वो नोट डाउन करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो अगर 2 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, तो सिंपली आपको क्या करना है, जितनी सेंटीमीटर में वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर के अंदर वैल्यू चली जाएगी। इट मीन्स कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है? 20 मिलीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग जो हमने फाइंड की है, इसके बाद नेक्स्ट काम हम जो करेंगे वो है जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो फाइंड करनी है हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, उसको अब हम समझेंगे, जो हमने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल कंसिडर की हुई है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करने के लिए आपको जो गिवन वर्नियर स्केल की अरेंजमेंट है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम इस तरफ से जो वर्नियर स्केल है उसकी लाइंस को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सी पहली लेफ्ट साइड से अगर मूव करें तो कौन सी पहली लाइन है जो कि आपके इस मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। 0 वाली नहीं मैच कर रही, ये वाली भी नहीं, नोट दिस वन, ये भी थोड़ी सी आगे है, ये भी थोड़ी सी आगे है। बट अगर आप ये वाली लाइन को देखो ना, तो ये वाली लाइन जाके इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। मतलब जो ऊपर ये मेन स्केल की रीडिंग वाली लाइन है और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग वाली लाइन है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन है। तो हम इस तरीके से वो लाइन फाइंड करेंगे जो कि ऊपर इस मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो हमारे इस सिचुएशन में ये वाली लाइन मैच कर रही है। अब हम काउंट करेंगे। ये तो 0 वाली लाइन है तो इसको काउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
तो जोन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ, वो है 5th लाइन। तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 5 होगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 5। तो चलिए यहाँ वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको हम मेंशन कर लेते हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग हम 5 नोट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स 4th स्टेप के अंदर हम जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसको हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स से जो 4th स्टेप के अंदर हमारा आंसर है उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको 5 और जो लीस्ट काउंट था ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.1, इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 0.5 मिलीमीटर। तो 4th स्टेप में y का आंसर आया 0.5 मिलीमीटर। चलिए जो 5th स्टेप है उसमें हमने क्योंकि टोटल मेजरमेंट अब कैलकुलेट करनी है जो कि एक्चुअली में आंसर होगा, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है सीखते हैं। मेन स्केल की जो रीडिंग थी उसमें इस y की वैल्यू को जो अभी हमने 4th स्टेप में फाइंड की थी उसको आप सिंपली ऐड कर दोगे। तो अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे देखिएगा तो ये मेन स्केल की रीडिंग हम लोगों ने जो कैलकुलेट कर रखी है दैट इज 20 मिलीमीटर, और यहाँ से जो y की वैल्यू थी वो 0.5 थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के अंदर बस हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 20 और 0.5 को, मेन स्केल रीडिंग और ये y की वैल्यू। तो एक्चुअल कैलकुलेशन जो भी थी जिस चीज़ की, चाहे वो डेप्थ थी, चाहे वो किसी चीज़ की एक्सटर्नल डायामीटर कैलकुलेशन है, इंटरनल डायामीटर की कैलकुलेशन है, जिस चीज़ की भी कैलकुलेशन है, लेकिन उसका आंसर जो फाइनल रिजल्ट वाला आंसर आया वो कितना आया, 20.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ज़ीरो एरर का क्या मतलब होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ज़ीरो एरर है तो कैसे पता लगेगा, और अगर ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसका क्या मतलब है, और इंस्ट्रूमेंट देखने में फिर जो है वो कैसा होगा। तो ज़ीरो एरर से पहले नो ज़ीरो एरर कंडीशन समझते हैं। तो नो ज़ीरो एरर की सिचुएशन के अंदर आपका जो ये लास्ट कैलकुलेटेड टोटल आंसर है यही फाइनल आंसर होगा। मीन्स no zero error means the last calculated total measurement is the final answer। और no zero error condition पता कैसे लगेगी, चलिए वो भी समझ लेते हैं। So this is your no zero error condition. If you just clearly observe, this is a representation of a vernier caliper, जिसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मेन स्केल है और ये वाला वर्नियर स्केल है। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन नो ज़ीरो एरर होती है। इस सिचुएशन के अंदर जो ये फाइनल आंसर हम लोगों ने बनाया होता है यही आपका ठीक आंसर होता है। तो करना आपको ये है कि जो आपने कैलकुलेशन की है सारी, ये फाइनल कैलकुलेशन, इसके बाद आप वर्नियर कैलिपर के जो जार्स हैं उनको अच्छे से बंद कर दीजिए। वही जो आपके पास वर्नियर कैलिपर के ऊपर एक गिवन क्लैंप होता है जिसको आप यूज़ करते हो वर्नियर कैलिपर को बंद या खोलने के लिए, इसको बंद करें। तो इसको बंद करने पे ये जार्स आप इसमें मिल जाएंगे। उस सिचुएशन में अगर ये वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल का 0 है और जो ये मेन स्केल का 0 है, अगर ये एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली अलाइन हो जाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो ज़ीरो एरर होता है किसी इंस्ट्रूमेंट में वो नहीं होगा, यानी वर्नियर कैलिपर के अंदर फिर उस सिचुएशन के अंदर ज़ीरो एरर नहीं होगा और दिखने में वो ऐसा लग रहा होगा, और उस सिचुएशन के अंदर आपका यही फाइनल आंसर होगा। आपको कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। ज़ीरो एरर हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर दो तरह से पॉसिबल होता है। एक कंडीशन होती है जिसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर का नाम देते हैं और दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर का नाम देते हैं। तो हमें इन दोनों को वन बाय वन समझना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो अपनी फाइनल मेजरमेंट के अंदर एरर आता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें उस एरर को उस मेजरमेंट के अंदर से एक्सक्लूड करने के लिए या उस मेजरमेंट को करेक्ट करने के लिए ज़ीरो एरर करेक्शन करनी पड़ती है, जो कि ज़ीरो एरर करेक्शन पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर इन दोनों के केस में अलग अलग होती है।
तो चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है? व्हेन द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल is to the right of main scale zero. So students, this is a positive zero error condition. There could be a minor or a major difference, लेकिन अगर आप कोशिश करें ऑब्जर्व करने की, तो जो ये ज़ीरो है, ये इस वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, ये इस मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा राइट साइड पे है। ये थोड़ा और भी राइट साइड पे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के कितना ज़ीरो एरर है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर राइट साइड पे होगा तो हमारी जो रीडिंग होंगी वो करेक्ट नहीं होंगी। तो इस सिचुएशन के अंदर यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में, जो कि इसमें हमें देखने को मिल सकता है, ये मेन स्केल का ज़ीरो और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो रहे, तो ज़ीरो एरर इसमें जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसमें एग्जिस्ट करता है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है ना, ज़ीरो के बाद जो फर्स्ट लाइन है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसी एक लाइन के साथ मैच कर रही है। तो करना हमें ये है कि अगर ज़ीरो एरर चेक करना है तो पहले वर्नियर कैलिपर के जास को बंद करेंगे एग्जैक्टली, फिर चेक करेंगे ज़ीरो अगर इस ज़ीरो से आगे है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो उसे ख़त्म करने के लिए हम चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच करती है। तो यहाँ ये नंबर वन लाइन जो है, ये इस मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो हम इस सिचुएशन के अंदर जो रीडिंग है पॉजिटिव ज़ीरो एरर की, वो क्या काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर को अगर एग्जिस्ट करता है जो कि इस सिचुएशन में है, तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस के अंदर जब आप मैयर करते हो किसी उस पॉजिटिव ज़ीरो एरर वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके किसी चीज़ की मैयरमेंट करते हो, इट लीड्स टू द मैयरिंग लार्जर देन द एक्चुअल वैल्यू। सो बेसिकली होता ही है कि जिस चीज़ की मेजरमेंट आपने की है उसकी जितनी एक्चुअल वैल्यू होती है, आपका वर्नियर कैलिपर उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू रीड करके देते हैं। इसका मतलब है इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर के अंदर थोड़ी सी रीडिंग ज़्यादा आती है। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्शन के अंदर आप जितनी वैल्यू ज़्यादा रीड हुई है उसको अपनी जो मेन मैयर्ड वैल्यू होती है उसके अंदर से माइनस करोगे। जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी टोटल मैयरमेंट, उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं वो कैसे करेंगे। तो करेक्शन फैक्टर सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इस सिचुएशन के अंदर हमारी एग्जैक्टली वो लाइन जो इस मेन स्केल के किसी एक लाइन के साथ मैच कर रही थी ज़ीरो एरर चेक करते हुए, उसको हम कंसिडर करते हैं लेट्स से वी। तो ये फर्स्ट लाइन थी तो हमने वी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना है जो भी आपका इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। तो 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इट इज़ 0.1 मिलीमीटर। तो करेक्शन फैक्टर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के हमारे इस पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए करेक्शन फैक्टर बन रहा है, दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, बड़ा आसान है। अगर कोई लेट्स से फोर्थ लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होती तो वी की जगह पे 4 लगा देते करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो 0.4 मिलीमीटर आ जाता। इट्स वेरी इजी। नाउ दिस इज करेक्शन फैक्टर। अब करेक्ट कैसे करेंगे, हम करेक्शन भी समझ लेते हैं। तो अगर आप इसका करेक्ट फाइनल आंसर फाइंड करना चाहते हो तो आपको जो आपने पहले मैयर्ड कर रखी होगी टोटल वैल्यू, उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करना होगा। हम इसको माइनस क्यों करते हैं ज़रा ये समझिएगा। बेसिकली हमारी जो फाइनल मेजरमेंट थी, अगर उसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, इस सिचुएशन में वो 0.1 मिलीमीटर है, तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू जो हमने पहले मेजर की थी उसके अंदर इतनी एक्स्ट्रा मेजर वैल्यू हो चुकी हुई है, क्योंकि लार्जर मेजरमेंट आती होती है। तो अब जितनी एक्स्ट्रा थी उसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस टोटल वैल्यू में से करेक्शन फैक्टर वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो इससे पहले जो हमने इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी 20.5 मिलीमीटर, और अब करेक्शन फैक्टर है 0.1। तो 20.5 में से 0.1 को माइनस करें तो 20.4 है।
अगर लीस्ट काउंट अगर जो हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो 0.1 मिलीमीटर करेक्शन फैक्टर था, तो उसको माइनस करने के बाद अब ये वाली हमारी एक्चुअल आंसर है जिसको हमने करेक्ट कर लिया। अब इसमें ज़ीरो एरर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि उसको हमने माइनस करके रिमूव कर दिया। द सेकेंड कंडीशन इज नेगेटिव ज़ीरो एरर। व्हेन द नेगेटिव ज़ीरो एरर एग्जिस्ट, when the zero of the vernier scale is to the left of the main scale 0, then there is a negative zero error in this caliper and it leads to the measuring smaller than the actual value। असल वैल्यू से थोड़ी कम मेजरमेंट आती है, तो देखने में ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो नेगेटिव जीरो एरर है वो कैसा होता है, चलिए एक दफ़ा उसको भी कंसिडर करते हैं। अगर अब आप इस सिचुएशन के अंदर देखिए तो ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर शोन है। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाली रीडिंग्स हैं ये हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग्स और ये जो ऊपर वाली हैं ये मेन स्केल की रीडिंग्स हैं। यहाँ पर जो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है। ये ज़ीरो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर है, ये थोड़ा सा राइट साइड पर है। मतलब कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है, तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। इस सिचुएशन के अंदर भी करेक्शन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम हुई होती है, तो हम करेक्शन फैक्टर को फाइंड करके अपनी जो ऑलरेडी मैयर्ड टोटल वैल्यू है उसमें ऐड कर लेंगे ताकि जितनी वैल्यू कम थी मैयर की गई वो पूरी हो सके। तो अब काम वही करेंगे हम जैसे नेगेटिव ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में था। आपको वो लाइन फाइंड करनी है जो कि एग्जैक्टली ऊपर मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ मिल रही हो। मैंने इस दफ़ा जानबूझकर जो है वो ये वैल्यू 8 कंसीडर की है क्योंकि कभी भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू आ सकती है। तो चलिए मान लीजिए हमारी इस सिचुएशन के अंदर ये जो 8th लाइन है ना ये वाली, ये इस मेन स्केल की किसी एक लाइन के साथ मिल रही है, बाकी कोई लाइन नहीं मिल रही, ये 8th लाइन मिल रही है। तो यहाँ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो चलिए हम करेक्शन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो करेक्शन फैक्टर फाइंड करने का तरीका सेम है। वर्नियर स्केल की जो लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8th लाइन है, तो आपने उस v की वैल्यू 8 को, तो इस सिचुएशन के अंदर आप v की वैल्यू 8 को लीस्ट काउंट 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर करेक्शन फैक्टर का 0.8 आ जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव ज़ीरो एरर के कंडीशन के अंदर थोड़ी सी कम वैल्यू मैयर हुई होती है और हम ऑलरेडी वैल्यू जो कैलकुलेट कर चुके थे, टोटल वैल्यू वो थी 20.5 मिलीमीटर। तो जो आपका एक्चुअल या करेक्ट आंसर है उसको फाइंड करने के लिए जितनी वैल्यू कम मैयर हुई है, यानी वो ये करेक्शन फैक्टर की वैल्यू, उसको हम अपनी मैयर्ड वैल्यू जो थी पहले से उसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जितनी कम वैल्यू मैयर हुई है वो पूरी हो सके। तो टोटल वैल्यू थी 20.5 जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, करेक्शन फैक्टर 0.8 है। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 21.3 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि अब आपका सही वाला एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगर इस सिचुएशन के अंदर जब आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा था तो उसको करेक्ट करने के बाद अब ये वाली आपकी रीडिंग जो है वो ऐसी है जो कि एरर फ्री है और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सारा वर्नियर कैलिपर और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, कैसे कैलकुलेट की जा सकती है वैल्यूज़, पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं और उनको करेक्ट कैसे करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो आप मेरे से जो है वो उस के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके साथ ही आज का इस जो वीडियो है उसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।